मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि संपत्ति का अंतरण कहते किसे हैं। सामान्यतः यदि देखा जाए तो अधिनियम में सभी परिभाषाएं परिभाषा खंड में दी गई होती हैं और पूर्व में हम चर्चा कर भी चुके हैं। इस अधिनियम की धारा 3 में जो प्रमुख 4 परिभाषाएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा धारा 3 में न दिया जाकर धारा 5 में दी गई है। इसका अर्थ कुछ ज्ञानीजन ये भी लगाते हैं कि संपत्ति के अंतरण की ये जो परिभाषा धारा 5 में दी गई है तो ये केवल अध्याय 2 तक ही सीमित है। लेकिन ये आप ध्यान में रख लें कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा धारा 5 में जरूर दी गई है, लेकिन ये परिभाषा संपूर्ण संपत्ति अंतरण अधिनियम पर लागू होती है, अर्थात संपत्ति के सभी अंतरणों पर यह परिभाषा प्रभावी होती है। अब जब हम धारा 5 में दी गई परिभाषा को पढ़ते हैं तो धारा 5 में दी गई परिभाषा के आधार पर हम संपत्ति के अंतरण के 3 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला आवश्यक तत्व है कि संपत्ति का अंतरण के दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए, अर्थात एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ पार्टीज मस्ट बी लाइव पर्सन्स। अब जीवित कौन है, तो जीवित का अर्थ विस्तृत रूप में लिया जाता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा होगा, अगले साल कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि पक्षकार जीवित व्यक्ति भी हो सकते हैं और कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पक्षकार है वो जीवित होना चाहिए। अंतरणकर्ता और अंतरण ग्रहीता दोनों अंतरण के समय जीवित होने चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, जैसे हम बात करें वसीयत, एक केस भी आया था, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, एन रमैया वर्सेस नागराज का 2001 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि वसीयत पर यह अधिनियम प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि वसीयत जिस समय एग्जीक्यूट होती है, प्रॉपर्टी जिस समय ट्रांसफ़र होती है, उस समय अंतरणकर्ता की मृत्यु हो चुकी होती है, केवल ग्रहीता ही जीवित होता है। इसलिए वसीयत पर यह अधिनियम प्रभावी नहीं होता है। इसलिए अंतरण के समय दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। और इसमें भी 1929 में एक अमेंडमेंट किया गया था और इस परिभाषा में सेल्फ, स्वयं शब्द भी जोड़ा गया था, अर्थात जरूरी नहीं है कि अंतरण ग्रहीता और
अंतरणकर्ता दोनों अलग अलग व्यक्ति हों। दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटस दोनों दो होने चाहिए। तो सबसे पहली बात संपत्ति के अंतरण की यह है कि अंतरण के दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति होनी चाहिए। चूँकि संपत्ति का अंतरण हो रहा है, इसलिए संपत्ति दूसरी आवश्यक शर्त है। अब संपत्ति आप जानते हैं, चल अचल संपत्ति होती है, मूर्त अमूर्त संपत्ति होती है। तो जो भी दिखाई देती है, जिसको हम कब्जे में कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो चल और अचल संपत्तियां मूर्त संपत्तियां मानी जाती हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट आदि अमूर्त संपत्ति माने जाते हैं। और मूर्त संपत्ति पर कुछ अधिकार, जैसे राइट टू यूज, राइट टू सेल, राइट टू मॉर्गेज आदि अधिकार हैं, ये भी संपत्ति माने जाते हैं। लेकिन संपत्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में होनी चाहिए और कर्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे में होनी चाहिए। और संपत्ति अंतरण करने के योग्य होनी चाहिए। अंतरण करने योग्य संपत्ति कौन सी होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, तो इस बारे में धारा 6 में बताया गया है, जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन यहाँ इतना सा समझ लीजिए कि सभी संपत्तियां अंतरणीय होती हैं सिवाय धारा 6 में उल्लेखित संपत्तियों के। अर्थात धारा 6 में उल्लेखित संपत्तियों में से किसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो संपत्ति चाहे मूर्त हो, अमूर्त हो, अधिकार हो, अंतरण के समय अस्तित्व में होनी चाहिए, कर्ता के कब्जे में होनी चाहिए और अंतरण योग्य होनी चाहिए। अब यदि हम तीसरे आवश्यक तत्व की बात करें तो तीसरा आवश्यक तत्व है कि संपत्ति का जो अंतरण हो रहा है तो वो अंतरण की श्रेणी में आना चाहिए। अर्थात संपत्ति अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरण ग्रहीता को हस्तांतरित होनी चाहिए और दूसरी संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना चाहिए। संपत्ति में 3 तरह के अधिकार सामान्यतः माने जाते हैं, जिनको संयुक्त रूप से स्वामित्व का अधिकार कहते हैं, जिसमें उपभोग करने का अधिकार, संपत्ति का प्रबंध करने का अधिकार और संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार। तो इनमें से कोई एक अधिकार का अंतरण, कोई एक हित का अंतरण होना चाहिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाती तो है, लेकिन उसे हम संपत्ति के अंतरण में शामिल नहीं करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है, जैसे पार्टीशन, विभाजन, बंटवारा, पारिवारिक समझौता, निर्मुक्ति, रिलीज डीड, त्याग या समर्पण, भार और सुख अधिकार का सृजन। ये 6 मसले ऐसे माने जाते हैं जिनमें
संपत्ति में अधिकार या संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण तो होता है, लेकिन ये संपत्ति के अंतरण में धारा 5 में नहीं शामिल किए गए हैं, क्योंकि इनमें कोई नए तरह का अधिकार या हित क्रिएशन नहीं होता है, जैसे विभाजन है, पारिवारिक समझौता है, निर्मुक्ति, प्रलेख है, त्याग या समर्पण है। इनमें कहीं ना कहीं उस संपत्ति में अधिकार पहले से ही दोनों व्यक्तियों का बना हुआ होता है, इसलिए एक व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ता है लेकिन नया क्रिएशन नहीं होता है। भार में केवल यदि उस अधिकार का उस अधिकार का परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उस संपत्ति के माध्यम से उस अधिकार की पूर्ति करवाई जा सकती है, लेकिन उस संपत्ति में कोई अधिकार ट्रांसफर नहीं होता है। और सुखाधिकार हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। सुखाधिकार में भी संपत्ति का अंतरण नहीं होता है। तो ये 6 विषय ऐसे हैं जिनमें संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाता है। वैसे 2006 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है। अमनेश्वर बनाम वीरेंद्र सिंह का 2006 का निर्णित वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को संपत्ति का अंतरण नहीं माना था। तो कुल मिलाकर संपत्ति का अंतरण का अर्थ है दो जीवित पक्षकारों के मध्य वर्तमान संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना संपत्ति का अंतरण कहलाता है। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।